हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 29 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं, जो पुरस्कार हैं, जो साल 2020, 21 और 22 के हैं, इनको एक बार रिवाइज करेंगे। तो साल 2022 का जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, ये किसे दिया गया? तो गीतांजलि श्री को, टॉम ऑफ सैंड के लिए। 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो डेविड डियोप को। और किस लिए? तो ध्यान रखेंगे, इनकी पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो मार्की लुकास रिजनेवेल्ड को डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 2021 का जो बुकर पुरस्कार है वो दिया गया डेमन गलगुट को द प्रॉमिस के लिए। और 2020 का जो बुकर पुरस्कार है वो दिया गया डगलस स्टुअर्ट को सगी बेन के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो साल 2021 में हिंदी के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी का दिया गया है नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 57वां है वो किसे दिया गया? तो दामोदर मौजो को। और जो 56वां है वो दिया गया है नीलमणि फूकन को। सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करें तो 31वां जो सरस्वती सम्मान है वो दिया गया है रामदरस मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और जो 30वां सरस्वती सम्मान है वो दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए। व्यास सम्मान की अगर बात करें तो व्यास सम्मान जो 31वां है वो दिया गया है असगर वजाहत को। और जो 30वां है वो दिया गया है शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। और जो 31वां असगर वजाहत को दिया गया है वो दिया गया है महाबली के लिए। तो ये सारे अवार्ड जो है प्रमुख हैं, याद रखेंगे, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चन को रिविजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित ट्विन टावर को आज विस्फोटक की मदद से गिराया गया? क्योंकि 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे जो है इसको गिरा दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा में स्थित था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस नदी के किनारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहां पर बनाया जाएगा? तो जो भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस है ये बनाया जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो ये बन गए हैं नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया? तो भारत का जो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला है वो घोषित किया गया है हरिद्वार को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे DRDO के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर समीर वी कामत को DRDO के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हंगरी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना अत्याधुनिक तकनीकी से लैस किस टैंक को खरीदने जा रही है? तो जोरावर नाम का टैंक है जिसे भारतीय सेना खरीदेगी। और दोस्तों, ये जो टैंक है ये मेड इन इंडिया होगा, ये बात भी यहाँ से आप याद रखेंगे। तो ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम यूपी सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी में किस शहर ने जो है कब्जा जमाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ ने। दोस्तों, लखनऊ की जो टीम है इसने
प्रथम यूपी सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 20 स्वर्ण पदक जीते और ओवरऑल चैंपियनशिप में जो है ये फर्स्ट नंबर पर रहा। जो ट्रॉफी है वो किसके नाम आई, तो ये लखनऊ टीम ने जीती है। किस प्रतियोगिता में, तो ध्यान रखेंगे प्रथम यूपी सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में। ठीक, 20 स्वर्ण पदक लखनऊ की टीम ने जीते हैं। दूसरी बात, दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए कौन सी टीम रही, तो बरेली की जो टीम है ये उप विजेता रही और जो सीतापुर की टीम है ये तीसरे स्थान पर रही। लखनऊ ने 20 स्वर्ण पदक जीते, 10 रजत पदक जीते और 35 कांस्य पदक जीते। बरेली की टीम की अगर हम बात करें तो इसने 15 स्वर्ण पदक जीते, 9 रजत पदक जीते और 20 कांस्य पदक जीते। और जो सीतापुर है इसने 13 स्वर्ण पदक जीते, 3 रजत और 15 कांस्य पदक जीते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप प्रतियोगिता कौन सी है, तो ये प्रतियोगिता थी प्रथम यूपी सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप। ठीक है, ताइक्वांडो चैंपियनशिप थी जिसमें लखनऊ की टीम जो है ये पहले नंबर पर रही। और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता थी ये एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, खुर्शीद अहमद का। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, इन्हीं का चयन किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए। दोस्तों 25 अगस्त 2022 को भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है इसके द्वारा एक सूची तैयार की गई 46 शिक्षकों की। देश भर से शिक्षक जो है इसमें शामिल किए गए थे, 46 शिक्षक, जिनको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। अब दोस्तों ये जो सूची तैयार की गई है इनमें हमारे उत्तर प्रदेश के भी एक अध्यापक हैं, नाम क्या है, खुर्शीद अहमद। इन्हें भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। अब दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये कौन देता है, तो राष्ट्रपति इसे प्रदान करते हैं और जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ये इनको प्रदान करेंगे। और ये कब दिया जाएगा, तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 सितंबर को ये दिया जाएगा। 5 सितंबर को क्या होता है, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो ये 5 सितंबर को होता है, उस मौके पर इस पुरस्कार को प्रदान किया जाएगा। दोस्तों जो खुर्शीद अहमद हैं इन्हें यह पुरस्कार विज्ञान शिक्षा में नवाचार के लिए दिया जाएगा। और ये देवरिया में, ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के देवरिया में कंपोजिट स्कूल सहवा में कार्यरत हैं अभी शिक्षक के तौर पर। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है उससे हमारे प्रदेश के भी एक शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा और उनका नाम है खुर्शीद अहमद। और ये कहाँ के हैं, कहाँ पर ये जो है वर्तमान में शिक्षक हैं, तो ध्यान रखेंगे देवरिया में ये वर्तमान में शिक्षक हैं। और दोस्तों ये जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है ये ऐसे शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने अपने विद्यालय के लिए या शिक्षा के लिए एक अनूठा योगदान दिया। इसके साथ ही जिन्होंने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया और इसके साथ ही जो उनके छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जीवन को भी समृद्ध किया है। ऐसे शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया जाता है और उनके जो योगदान होता है उसे जो है रेखांकित करना और शिक्षकों का सम्मान करना, इस पुरस्कार को इसीलिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ से किस स्थान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का निर्णय लिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नैमिषारण्य। दोस्तों देश के जो वैदिक विज्ञान का केंद्र कहा जाता है नैमिषारण्य को, तो जल्द ही लखनऊ से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी नैमिषारण्य के लिए। जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने लखनऊ और कानपुर के लिए 42 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की भी शुरुआत की घोषणा की है और लखनऊ से पहले चरण में बहुत जल्द नैमिषारण्य के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, ऐसा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। दोस्तों जो ये 42 इलेक्ट्रिक बसें हैं जिनका संचालन किया जाएगा लखनऊ और कानपुर के लिए, तो उनमें से कुछ नई जो बसें हैं उनका संचालन शुरू किया गया और कुछ जो बसें हैं वो नैमिषारण्य तक चलाई जाएंगी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से आप, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देश का वैदिक विज्ञान केंद्र किसे कहा जाता है, तो नैमिषारण्य को कहा जाता है और जल्द ही लखनऊ से नैमिषारण्य के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी जाएगी। और दोस्तों अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ से ओडीओपी याद रखेंगे लखनऊ का क्या है, इसका ओडीओपी है चिकनकारी और जरी जरदोजी। और कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर का ओडीओपी क्या है, तो चमड़ा उत्पाद कानपुर का ओडीओपी है। तो ये एक जिला एक उत्पाद भी जो है आप हर एक डिस्ट्रिक्ट का याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे ज़्यादा मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने। तो ये बन गए हैं विराट कोहली, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दोस्तों जो विराट कोहली है ये
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे ज़्यादा मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। इन्होंने ये रिकॉर्ड 28 अगस्त 2022 को पूरा किया है और 28 अगस्त 2022 को उन्होंने दुबई में एशिया कप 2022 में भाग लिया था। उस दौरान इनका ये रिकॉर्ड बना। दोस्तों, ये जो रिकॉर्ड है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे ज़्यादा मैच खेलने का, तो जो विराट कोहली हैं ये पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। लेकिन अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो ऐसा करने वाले ये दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। इनसे पहले ये जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम पर बना था, तो फरवरी 2020 में जो रॉस टेलर हैं उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी और ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बने थे तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे ज़्यादा मैच खेलने वाले। ठीक है, तीनों फॉर्मेट की यहाँ पर बात की जा रही है अलग अलग। दोस्तों, जो विराट कोहली हैं ये दुनिया के दूसरे ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं। विराट कोहली की अगर हम बात करें तो इन्होंने अब तक 102 टेस्ट खेले हैं और 262 इन्होंने वनडे खेले हैं और 99 T20 मैच खेले हैं। और जो 100वां T20 मैच है वो 28 अगस्त 2022 को दुबई में शुरू हुआ। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 100 T20 मैच भी इन्होंने पूरे कर लिए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कहाँ पर, तो ये चल रहा है दुबई में। तो ये रिकॉर्ड जो है विराट कोहली के नाम पर बन गया है कि अलग अलग तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे ज़्यादा मैच खेलने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम पर हो गया है, विराट कोहली के नाम पर। अब दोस्तों, एक यहाँ पर क्वेश्चन याद रखेंगे, यहाँ पर नाम याद रखेंगे किनका, रोहित शर्मा का, कि जो रोहित शर्मा है उन्होंने T20 में, ठीक है ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय T20 में 100वां जो मैच पूरा किया था। तो ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे। और जो विराट कोहली हैं अभी ये जो इन्होंने T20 में 100वां मैच पूरा किया है। तो अगर केवल T20 की बात की जाए कि T20 अंतर्राष्ट्रीय T20 में 100वां मैच पूरा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है, तो वो हैं रोहित शर्मा और दूसरे बने हैं विराट कोहली। ठीक, तो ये यहाँ पर थोड़ा अंतर है, याद रखेंगे। केवल T20 की बात की जाए तो विराट कोहली 100 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। लेकिन जो विराट कोहली हैं इनके नाम पर रिकॉर्ड क्या बना कि तीनों फॉर्मेट में यानी अलग अलग टेस्ट, वनडे और T20 में 100 मैच या उससे ज़्यादा खेलने वाले ये भारत के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट कब शुरू हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 27 अगस्त को। दोस्तों, पहला जो खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट है ये 27 अगस्त से शुरू हुआ है और इसका आयोजन भारत के 4 क्षेत्रों यानी 4 जोनों में किया जाएगा। अब 4 जोन कौन कौन से हैं, तो पहले जोन यानी पूर्वी क्षेत्र की प्रतियोगिता का आयोजन यह होगा 27 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच और भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया जाएगा। जो पहला जोन होगा उसका सभी 4 जोनों में प्रतियोगिता के बाद यानी जो 4 जोन है इनका आयोजन हो जाएगा। तो उसके बाद 20 से 23 अक्टूबर के लिए नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय दौर का आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों, टूर्नामेंट में 48 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। अब दोस्तों, ये जो पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट है इसका जो आयोजन है वो 27 अगस्त से शुरू हुआ और जो पहले जोन का आयोजन है वो 27 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक किया जाएगा। यानी कि पहला जोन है और ये पूर्वी क्षेत्र की प्रतियोगिता है। अब अगर हम बात करें कि दूसरे जोन का यानी कि दूसरा जोन या आप कहें पश्चिमी जोन, तो इसका जो आयोजन है वो कब किया जाएगा, दूसरा जोन जो है वो दक्षिण जोन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, दूसरा जोन या कहें दक्षिण जोन। तो इसका जो आयोजन है वो होगा आपका, यहाँ पर लिखते हैं सेकंड जोन जो है, सेकंड जोन। तो इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा 1 से लेकर के 5 सितंबर तक। ठीक, ध्यान रखेंगे आप, 1 से लेकर के 5 सितंबर तक। और जो थर्ड जोन है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे थर्ड जोन की, तो जो तीसरा जोन है और जिसे कहेंगे उत्तर जोन, तो इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा 5 से लेकर के 9 सितंबर तक। ठीक, ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें चौथे जोन की और जो पश्चिमी जोन कहा जाता है, तो चौथा जोन जो है फोर्थ, ध्यान रखेंगे आप, फोर्थ जोन जो है इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा 11 से लेकर के 15 सितंबर के बीच। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और कहाँ कहाँ पर किए जाएंगे, तो जो दूसरा जोन है इसका आयोजन किया जाएगा त्रिशूर केरल में और जो तीसरा जोन है इसका आयोजन किया जाएगा देहरादून उत्तराखंड में और जो चौथा जोन है इसका आयोजन किया जाएगा गुजरात में। तो ये सभी ध्यान रखेंगे। पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट से रिलेटेड सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं।
अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत किस राज्य में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। यहां पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, देश का जो पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है INS विक्रांत, ये 2 सितंबर 2022 को केरल में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। अब इसके साथ ही भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों जो अपने स्वयं के विमान वाहक डिजाइनर और निर्माण कर सकते हैं कि चुनिंदा समूह में शामिल हो गया। यानी कि अभी जो है क्या था कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और जो फ्रांस है, ये सारे देश हैं, ये स्वयं के विमान वाहक डिजाइन इनके पास है और इन्होंने खुद जो है अपने देशों में जो ये विमान है उनका निर्माण किया है। तो अब हमारा जो देश भारत है वो भी इन्हीं देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है कि भारत ने भी जो है खुद से एक विमान वाहक पोत का निर्माण किया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप कौन सा है, नाम ध्यान रखेंगे, INS विक्रांत, और ये 2 सितंबर 2022 को केरल में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2046 तक। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 2046 तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 2046 तक कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का ये लक्ष्य है। और दोस्तों, जो भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक, जो भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2070 तक शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप ये रहेगा। यानी कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचा जाए, तो इसी के अनुरूप जो है ये भी लक्ष्य रहेगा और ये लक्ष्य 2040 तक रखा गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से। 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करके लगभग 0.7 बिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने में मदद मिलेगी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, तो 2040 तक। और वहीं अगर भारत सरकार का देखा जाए तो भारत सरकार का ये 2070 का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए पुरुष युगल प्रतियोगिता में पहला पदक किसने जीता? तो ये जीता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और आपके चिराग शेट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि युगल है तो ये दोनों खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये पदक जीता है। भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की युवा युगल जोड़ी ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में मलेशिया के एरोनचिया और सोहवुई यिक के हाथों 2-1 से हारने के बाद ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। यह विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का पहला पुरुष युगल एकल पदक है। यहाँ पर क्या होगा, पुरुष युगल। तो ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का पहला पुरुष युगल पदक किसने जीता, तो ये जीता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो ये जो 2 खिलाड़ी हैं इन्होंने ये पदक जीता। कौन सा पदक जीता है यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कांस्य पदक जीता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए पुरुष युगल का पदक नहीं जीता गया था। तो ये जीता है किसने, दोनों खिलाड़ियों का नाम ध्यान रखेंगे, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। और कौन सा मेडल, तो कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति वन स्मारक जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है, तो इसका जो है उद्घाटन किया है। और दोस्तों, इसके पीछे इसका इतिहास क्या है, तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 2001 में एक विनाशकारी भूकंप आया था। उस दौरान लोगों द्वारा जो जज्बा दिखाया गया था, तो उसी पर यह समर्पित है स्मृति वन जो स्मारक है ये, और इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। भव्य संरचना जो भुज शहर के पास भुजियो हिल पर 470 एकड़ में फैला हुआ है और इस तरह का ये पहला स्मारक है। तो ध्यान रखेंगे आप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति वन नामक जो स्मारक है इसका उद्घाटन किया। ये किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे गुजरात में ये स्थित है। और इसे जो है किस लिए बनाया गया है, तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 2001 में जो भूकंप आया था उस दौरान जो लोगों ने संघर्ष
किया, उस दौरान जो लोगों ने जज्बा दिखाया, तो उसी पर ये समर्पित है। दोस्तों कुछ नियुक्तियां हैं साल 2021 और 2022 की, तो ये एक बार रिवाइज करेंगे इनको। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हैं। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे। भारतीय जल सेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपंडेका। अगला याद रखेंगे एनआईए के निदेशक कौन है? तो दिनकर गुप्ता हैं। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर। रॉ के प्रमुख सामंत गोयल। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत के उपराष्ट्रपति तो जगदीप धनखड़। और भारत के नए जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस उदय यू ललित। और डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर समीर वी कामत। तो सभी नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नागालैंड को कितने साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 119 साल बाद। दोस्तों जो नागालैंड है इसे 119 साल बाद जो है दूसरा रेलवे स्टेशन मिला, यानी अभी तक नागालैंड में सिर्फ एक रेलवे स्टेशन था। अब दोस्तों ये जो दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है ये कहाँ पर मिला है? तो नागालैंड के सोखवी में, ध्यान रखेंगे नागालैंड के सोखवी में एक नई शाखा शुरू की गई है। और दोस्तों इससे पहले जो नागालैंड में एक रेलवे स्टेशन था वो कहाँ पर था? तो 1903 में दीमापुर में जो है रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। और तब से लेकर के अभी तक नागालैंड में केवल एक रेलवे स्टेशन था। डोनी पोलो एक्सप्रेस असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन के बीच प्रतिदिन चलती थी। और अब इस ट्रेन को जो है कहाँ तक जाएगा? तो सोखवी तक इसको बढ़ा दिया गया है, जो कि नागालैंड तक अब ये जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक नागालैंड में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन था। कौन सा? दीमापुर रेलवे स्टेशन, जैसे 1903 में शुरू किया गया था। अभी जो है 119 साल बाद नागालैंड में दूसरा रेलवे स्टेशन बना सोखवी में, तो ध्यान रखेंगे आप। तो दोस्तों ये थे 29 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस लेखक को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, असगर वजाहत को। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, हाल ही में देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।